हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रूआइस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, लक्ष्मीकांत के पार्ट 7 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की जो लिस्ट है उसके अंदर हम लोग अभी तक इलेक्शन कमीशन के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी हमारा साथ में जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स 43 और 44 को हम कंबाइन तरीके से पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में करा था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स में करा था हमने। तो हम इन दोनों चैप्टर्स को साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपना एक चैप्टर नंबर 43 और चैप्टर नंबर 44 पैरेलली पढ़ेंगे हम इनको। ठीक है, तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जिसने लंका लगा रखी है सबकी दिन रात, है ना। तो यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया के अंदर। सेंट्रल लेवल पर कुछ ऑफिसर्स को एक एग्जाम के माध्यम से रिक्रूट करती है सरकार को, क्योंकि सिविल सर्वेंट चाहिए होते हैं और सरकार को पता नहीं कि घर घर जाकर कैसे यार बेस्ट टैलेंट को हम लोग निकाल कर लेकर आए। तो उसने एक बॉडी बना रखी है यूपीएससी कि जाओ, तुम्हें जो समझ में आता है वो प्रक्रिया अपनाओ, तुम्हें जो पूछना है जिससे हिंदुस्तानियों से वो तुम पूछो, तुम्हें लिखवा कर पूछना है, तुम्हें सामने बिठाकर पूछना है, तुम्हें टिक मार्क करवाना है, तुम्हें क्वेश्चन देकर लोगों के ओपिनियन जानने हैं, तुम्हें इंग्लिश हिंदी जाननी है, तुम्हें जो समझ में आता है तुम वो करो। हमें इस देश में बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर लाकर दो। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। ठीक है, श्रेया, जैद, सौगंधा, इसका पता है कि इस लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस लाइन का एक कोर मतलब क्या है। जैसे पीडीएफ में हमारा नाम आ रहा है श्रेया, ठीक है, कि श्रेया जो है वो रैंक 3 है, ठीक है, जैद जो है वो रैंक 9 है, सौगंधा रैंक 2 है, ऐसा करके एक नाम आ रहा है मान लो। आपको पता है यूपीएससी ये लिस्ट सरकार को दे रही है ना। और आपको तो ये लग रहा है ना आप आईएएस आईपीएस या कुछ ना कुछ अब तो बन गए हो, है ना। यूपीएससी ने सरकार को यह बताया कि श्रेया कोरा, सौगंधा चक्रवर्ती और मोहम्मद जैद अहमद ये 3 सूटेबल कैंडिडेट है हमारे अकॉर्डिंग। जो भी प्रक्रिया आपने हमें करने को बोली थी, हमारी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ये सिंगल डिजिट रैंक इन्होंने प्राप्त करी है और ये सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटर बनने के योग्य हैं। इनकी ट्रेनिंग करवा दो लवासना में। अब आपको पता है, जब यूपीएससी का आपका रिजल्ट निकलता है उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है। अगर वो आपको ना आए तो आपको मसूरी नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, यूपीएससी के को क्लियर करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है। आप रोड पे घूमते हुए श्रेया ये थोड़ी ना कह सकते हो, बस्सी वाली वीडियो जो मैंने आपको भेजी थी ना, कि मैं आईपीएस ऑफिसर, मैं आईएएस ऑफिसर। श्रेया खड़े होकर पंजाब में लोगों को चालान काट रही है, इधर ओवर स्पीडिंग का चालान लगेगा तुम्हारा, ऑटो वाले से कह रही है ना। और ऑटो वाला खड़ा हुआ है तो श्रेया कह रही है उसे कभी तो करी होगी ओवर स्पीडिंग, मैं चालान आज काट रही हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, हाँ, मैं आपको जो कोर चीज़ बता रहा था कि आपकी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले श्रेया पता है सरकार मना कर सकती है आपको एक्सेप्ट करने से एज अ सिविल सर्वेंट। यूपीएससी ने लिस्ट दी है ना कि श्रेया कौर एज अ सुटेबल कैंडिडेट। सरकार कह सकती है कि बाकी सबको ले रहे, नहीं ले रहे श्रेया को, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एक नाम सुझाव कर रही है अपनी प्रक्रिया के अनुसार कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटर बनने के योग्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि उनको बनाना कि नहीं बनाना। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कभी ऐसा करती नहीं है, क्योंकि फिर आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट तो आपको न्याय दे ही देगा, या फिर आप लंबे समय के लिए फंस जाओगे, सबका विश्वास उठ जाएगा कि ऐसे कैंडिडेट के साथ हुआ था तो कोई गारंटी भी नहीं है। पता चला इतने साल अपनी घिसवाओ, अपनी मरवाओ, पता चला फिर भी ना बने। बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है ना एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन फिर भी यूपीएससी को क्लियर करने के बाद अगर आपका पीडीएफ में नाम आता है, आई एम टेलिंग यू, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिजेक्ट यू आउट राइटली इवन इफ यूर रैंक 1। हमें नहीं चाहिए सिविल सर्वेंट। ऐसा कभी करा नहीं है सरकार ने, कर ऐसा नहीं है लेकिन कि कर नहीं सकती, कर सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं श्रेया, विश्वास नहीं खोना, ऐसा हुआ नहीं कभी, ठीक है। इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
इन द सेंस, अच्छा एक बात और, कीवर्ड, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दो कीवर्ड है यहां पर, ठीक है। इलेक्शन कमीशन भी यही है, उसके भी हाल यही है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको संविधान के माध्यम से डायरेक्टली क्रिएट करा गया है, और इसका बेस तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन भी है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है? ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल होता था? आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 324। जो यूपीएससी के लिए जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 315 से लेकर 323 तक, 315 टू 323, और पार्ट 9 के अंदर, सॉरी पार्ट 14 के अंदर, X1V को 14 कहते हैं ना, पार्ट 14 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इनकी इलेबोरेट प्रोविजंस गिवन है रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन कैसे होगी यूपीएससी की, अपॉइंटमेंट कैसे होगी मेंबर्स की, मेंबर्स का रिमूवल प्रोसीजर क्या होगा, एलोंग विथ स्वतंत्रता क्या है, पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है यूपीएससी के। समझ गए? इतना बेसिक जान लिया। चलो इसी के साथ एसपीएससी को भी जानते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। पैरेलल टू यूपीएससी एट द सेंटर देयर इज अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन द स्टेट, ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट। और जो कुछ राज्य छोटे हैं वहां पर 3 से 4 राज्य मिलकर श्रेया शैनी क्या करवाते हैं, वो कंबाइंड अपना 3 से 4 राज्य का एक सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। श्रेया, जैसे यूपीएससी है वो इकलौता एक सेंट्रलाइज्ड मशीनरी है, पंजाब पीसीएस है, WBCS है वेस्ट बंगाल वाला, है ना, PPSC है पंजाब वाला, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू वाला है। जो कुछ राज्य छोटे हैं जैसे गोवा, मणिपुर, असम, तो ये हो सकता है, असम PCS भी होता है वैसे तो, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत छोटे जो राज्य हो वो 3 से 4 राज्य मिलकर एक कंबाइंड तरीके से एक सिविल सर्विस के एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हो। तो अब वो कंबाइंडली करवा रहे हैं, तो कंबाइंडली का मतलब कि ज्वाइंट तरीके से करवा रहे हैं, तो एक कमीशन बनकर आती है JSPSC, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आपके पंजाब में ना श्रेया, पहले PPSC नहीं होता था। द 2 states of Punjab and Haryana had a joint state public service commission examination for a short period after the creation of Haryana out of Punjab in 1966. बाद में हरियाणा PCS ने फिर अपना अलग PCS कर लिया। बात समझ पा रहे हो क्या बता रहा हूं मैं सबको? ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर होता है, ठीक है। तो पैरेलल टू यूपीएससी एट द सेंटर देयर इज स्टेट PSC इन द स्टेट, द सेम सेट ऑफ आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल्स थे यूपीएससी में? आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। पार्ट क्या है? 14। यहां पर पार्ट क्या है? पार्ट 14 सेम है। इट डील्स विद द कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स। उनकी पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, वो स्वतंत्र कितने हैं, किसके मेंबर्स? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसी का भी हो सकता है, जरा मुझे 8-10 एग्जांपल दो। APSC, APPSC मतलब असम मैंने बोला, मैंने आंध्र प्रदेश बोला, वेस्ट बंगाल के अंदर होता है ना WBCS, पंजाब के अंदर PPSC, यूपी के अंदर UPPSC, और मध्य प्रदेश के अंदर MPPSC, हरियाणा के अंदर HPSC, ये सारे हैं, ओके। और जहां पर 3 से 4 राज्य मिलकर, जैसे मतलब मान लो ये है, ये है, ये है, ये मिलकर कंबाइंड तरीके से अपना एग्जाम कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे? वो SPSC ना होकर SPSC के आगे क्या लग जाएगा? एक वर्ड क्या लग जाएगा? जी, क्लियर है? इतना बेसिक इंट्रोडक्शन बताओ। इस चैप्टर में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, ये तो हम फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए इन द सेंस कैजुअल मत लेना इसको, क्वेश्चन निकल सकते हैं बहुत भयंकर तरीके से।
कॉम्पोजिशन। यूपीएससी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यूपीएससी वाले चैप्टर पे आ गए हैं अभी हम लोग। इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी के अंदर एक होते हैं चेयरमैन। चेयरमैन जनरली कौन होते हैं? कौन होते हैं? जनरली बोल रहा हूं ना, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। क्या आपको लगता है ये चेयरमैन की जो पोस्ट है यूपीएससी की, ये कभी पॉलिटिकल रखी जाएगी? पॉलिटिकल रखी जाएगी? अगर ऐसा करा गया तो साला पेपर कैसा आएगा और कौन बनाएगा? ठीक है, वो हो नहीं सकता। उसके अंदर फिर ऐसे सुझाव पूछे जाएंगे शायद, है ना, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को पलटने के लिए आपको हथकंडे बताइए। तो यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है यहां पर? चेयरमैन को और मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और अदर इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अच्छा, एक यार एक बात बताना भूल गया आप लोगों को मैं यार, सॉरी, ये पहले ही बता देनी चाहिए थी मुझे। श्रेया, शाइनी, मयूर, सब लोगों के पास एक चीज़ रेडी होनी चाहिए। जैसे ही आप ये वाले सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे और ये वाले सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, 11 इधर चैप्टर 11 उधर चैप्टर, जितने भी, मतलब आपके पास प्रॉपर तरीके से, श्रेया, सब लोग एक ना प्रॉपर तरीके से एक टेबल होना चाहिए। इस टेबल में बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, फैक्ट्स, कोई स्पेशल बात है तो स्पेशल मेंशन। अब जैसे स्पेशल मेंशन किया, मैं अगर होता A4 शीट में नोट्स बना रहा होता, इलेक्शन कमीशन है ना, मैं यहां पर सबसे पहले लिखता स्पेशल मेंशन अपने शब्दों में, अगर मैं खुद की नोट्स बना रहा हूं, ड्रामेबाजी या नौटंकी, सिंगल मेंबर बॉडी, 3 मेंबर बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी, 3 मेंबर बॉडी, डेट लिख लेता उनकी। ये स्पेशल मेंशन है कि नहीं है? इलेक्शन कमीशन शुरू से तो नहीं है 3 मेंबर बॉडी। ड्रामेबाजी चली कि नहीं चली? फैट क्या लिखता? गूगल से सर्च करके लिखता 1989 में वो प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने इसको मल्टीपल मेंबर बॉडी बनाया। दोबारा सिंगल मेंबर बॉडी किस प्रेसिडेंट ने करा, और 1993 में फिर किस प्रेसिडेंट ने उसको तब से लेकर अभी तक एक मल्टीपल मेंबर बॉडी रहने दिया। ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये 22 चैप्टर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, और समझ जाना अच्छी कैसे होगी, 22 चैप्टर आपके पास जो A4 शीट है, सिर्फ एक सिंगल A4 शीट, उसके आगे और पीछे लिस्टिंग होनी चाहिए। ये 22 चैप्टर का जो समरी है पूरे के पूरे सारे फैक्ट्स के साथ, आपकी बस टेबल बननी चाहिए। और बस यहां पर आपका एक पेज के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पीछे वाले पेज के ऊपर आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होनी चाहिए। बस ये 22 चैप्टर आप ऐसे वाइंड अप करोगे एक हफ्ते के अंदर। इससे ज्यादा एक सिंगल पेज नहीं किसी भी चीज का, एक सिंगल पेज नहीं। ये वाली एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा अपॉइंटमेंट कौन करता है, रिमूवल किसके दायरे के अंदर है, कोई स्पेशल मेंशन, फैट बॉडी, और भी, मतलब जो आपको चीज़ें ठीक लगी यहाँ पर, मतलब आप ऐड करते करते ऐसा वो कर सकते हो कि कुछ, जैसे स्पेशल मेंशन में हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर गए थे ना, एक सेकेंड, सोशल बॉडीज यूपीएससी, हम यहाँ पर गए थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना कि स्ट्रैटेजिक प्लान जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसका मिशन, विजन और प्रिंसिपल्स है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ये आप बस एक हेडिंग के तौर पर डाल सकते हो कि आई विल यूज दिस इन मीन्स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी,
मेहनत क्या करनी पड़ेगी, मतलब याद करके अच्छे से कंसोलिडेट करके इन 22 चैप्टर्स को A4 शीट के आगे पीछे ले आना, बस ऐसा टेबल बना बना के अपने यहाँ पर A4 शीट में ये पेंसिल स्केल से लाइन ड्रॉ करना ऐसे ऐसे करके, और ये टेबल्स बनाते चलना। ये सारा आपका ऐसा आना चाहिए, एक पेज के ऊपर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक पेज के ऊपर आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। मैं जैसे हूँ तो ये ऐसे आ नहीं पाता, मैं लिटाकर बनाता हूँ A4 शीट को ऐसे आगे पीछे। उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यहाँ पर इसके नाम लिख लिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट, रिमूवल, स्पेशल फैट्स, ये वो, तो 7-8 टेबल आराम से बन जाती है मेरी। कोशिश करना छोटा लिखो बड़ा लिखो, लेकिन 2 पेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। अगर आपको लगता है कि यार इतना नहीं हो पा रहा, 2 A4 शीट ले लो बस, आगे पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दूसरी A4 शीट आगे पीछे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बस टोटल 4 पेज से ज़्यादा, मतलब एक A4 शीट की 2 साइड्स। वैसे बेस्ट पॉसिबल तरीका तो यही है कि अगर अच्छी प्रिपरेशन जिस बंदे की मैं कहूँगा ना, वो तो ये कि A4 शीट के आगे पीछे 22 चैप्टर को कंपाइल करते हैं। ये हो जाएगा क्योंकि इसको टेबल के दायरे के अंदर ही आपको देखना है। अपॉइंटमेंट, रिमूवल, आर्टिकल्स, स्पेशल फैक्ट्स, स्पेशल मेंशन, एनी की हाईलाइट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, ये सारी बातें आपको बस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही लिखनी है। वापस चलते हैं, समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और ये काम करके दिखाना मुझे एक हफ्ते के अंदर। तो यूपीएससी जो है, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जैसे मतलब मान लो आपने पहला चैप्टर इलेक्शन कमीशन पढ़ा, दूसरा चैप्टर आप पढ़ रहे हो यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन अदर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। एसपीएससी आपने ऊपर लिखा अपॉइंटमेंट के बारे में। कितना हैंडी होगा आपके लिए प्रीलिम्स के अंदर एलिमिनेट करना, सोच सोच के देखो। यहां कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, यहां कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, यहां कौन कर रहा है, गवर्नर। पूरी लिस्टिंग 22 चैप्टर की एक साथ है आपके पास, सबकी अपॉइंटमेंट एक साथ, सबके आर्टिकल्स एक के नीचे नीचे लगे हुए हैं, सबकी स्पेशल फैक्ट्स नीचे नीचे लगे हुए हैं, सबकी पावर फंक्शन नीचे नीचे लगे हुआ है, सबके रिमूवल प्रोसीजर नीचे नीचे लगे हुए हैं। ये एक के बाद एक आपको ऐसे पता लग जाएगा, और बस आप इन लिस्ट को हैंडी लेकर घूम सकते हो। फिर चाहे आप इनको अपने वॉशरूम में चिपका दो, अपनी फ्रिज पे चिपका दो, अपने अलमीरा में चिपका दो, अपने साथ इसको किसी ऑफिस की फाइल पर सबसे आगे रख लो कि घूमते फिरते मैं इनको रिवाइज करता रहूंगा, करती रहूंगी। ये आपके लिए बहुत हैंडी होने वाला है। और हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर, 6 नंबर फ्री के आपके, प्रोवाइडेड ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छे से है। ये टेबल बहुत काम आता है, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था एक बार ये कि ऐसे कर ले प्रिपरेशन इसकी 22 चैप्टर की, तब से बहुत फायदा देते हैं मुझे। मतलब ये 22 चैप्टर की मेहनत बच जाती है मेरी, मुझे लक्ष्मीकांत नहीं खोलनी पड़ती। ठीक है, तो यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वापस आ जाओ, अपने दिमाग यूपीएससी पे ले आओ। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट स्पेसिफाइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन, के मतलब यूपीएससी के अंदर कितने मेंबर्स, कितने मतलब चेयरमैन वगैरह को मिलाकर कितने मेंबर्स होंगे। संविधान ने नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में कुछ नहीं बोला। विदाउट स्पेसिफाइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन, क्या संविधान ने इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ बोला? बोला नहीं, बोला ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, श्रेया लिख सकते हैं ना, स्पेशल मेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन दिस, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस मैक्सिमम या मिनिमम, राइट। अब यही तो एनालिसिस है, यही तो एनालिसिस है जो प्रीलिम्स के अंदर हमें ट्रैप करा जाएगा। ऐसे दिमाग खोलो अपना, वो काम लेकिन तब करना, देखो एकदम से करने मत बैठ जाना, फिर आप हौच पौच होकर नए नए टेबल बनाते जाओ। पहले पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ लो, मेरे साथ सुन लो, 1-2 दिन लगाकर सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, फिर 1-1.5 घंटे 4 घंटे बैठो, अपने ये नोट्स बना दें। फिर मुझसे बोलो कि हम सर कल से स्टार्ट करने वाले हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फिर मेरे साथ लेक्चर करते चलो 1-2 दिन, सारे चैप्टर सुन लो, लक्ष्मीकांत बैठ के पढ़ लो, 4 घंटे फिर बैठो और फिर नोट्स बना लो। हमेशा के लिए इन 22 चैप्टर को फाड़ के फेंक दो लक्ष्मीकांत की बुक से, फिर सर इन पर रिलाई करो अपने टेबल पे। तो यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट स्पेसिफाइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन हैज लेफ्ट द मैटर टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट।
इलेक्शन कमीशन के केस में भी ऐसे ही है, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तभी तो वो नौटंकी कर रहे थे। आ गई स्पेशल मेंशन वाली बात, नौटंकी अगेन। हु डिटरमाइंस इट्स कॉम्पोजिशन? यूजली कमीशन कंसिस्ट ऑफ, यूजली, ये कोई रूल नहीं है, चाहो तो इस फैक्ट को अवॉइड भी कर सकते हो, 9 to 11 मेंबर्स, लेकिन 9 से 11 मेंबर्स के अंदर चेयरमैन इंक्लूडेड है। ठीक है, कभी भी यूपीएससी ऐसे नहीं देगा यूजली इट हैज 9 to 11 मेंबर्स। यूजली क्या होता है भाई, नहीं किस साल नहीं, किसी साल नहीं बन पाए तो क्या हो गया, मेंबर्स कम है, 11 से ज़्यादा है, 9 से कम है, तो कोई पाप है क्या? चेयरमैन को इंक्लूड ना करके 9 से 11 मेंबर्स हैं, कोई रूल नहीं है ये। तो यूजली का मतलब ये होता है यू हैव कंप्लीट लिबर्टी टू इग्नोर दिस फैक्ट। फर्दर, नो क्वालिफिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कमीशन मेंबरशिप। ये हमने इलेक्शन कमीशन के केस में, जो इलेक्शन कमीशन में हम गाली दे रहे थे, ये भी गाली यूपीएससी को है ना, पढ़ रहे थे ना कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं मेंबर्स की, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, कोई बैकग्राउंड नहीं, पता नहीं हमें किसको सरकार जो है अपॉइंट करेगी। तो नो क्वालिफिकेशन है प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कमीशन मेंबरशिप एक्सेप्ट दैट 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड बी सच पर्संस हु हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। यानी कि वो सरकारी अधिकारी हो, या तो केंद्र सरकार के अंदर काम कर चुके हो, या राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर चुके हो, और ऐसे सीनियर मेंबर्स को चुना जाता है। तो यूजली कौन से होंगे? 1/2, मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 क्या होता है? अरे 1/2 क्या होता है? आईएएस क्या होता है? 50%। ठीक है, तो यहां पर 50% जनरली कौन होंगे? हाँ, आईएएस, आईपीएस। आईएफएस को नहीं बुलाया जाता, ये देखो आईएफओएस हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आईएफएस नहीं, फॉरेन सर्विस नहीं, वो थोड़ी ना छोड़ कर आएंगे अपने यहाँ पर बनने। रिटायर्ड हो गए हो, इंडिया में रह रहे हो तो अलग बात है। ठीक है, अच्छा 1/2 बोला गया है, 1/2 बोला गया है। मैं जैसे अपना पर्सनली बोर्ड बताता हूँ मैं आपको, एमपी का जो इंटरव्यू वाला बोर्ड है मेरा था, उसके अंदर ना कुछ रिटायर्ड एसडीएम थे, डीएसपी थे, कुछ लोग आर्मी के भी थे, 2 मेंबर्स इफ आई रिमेंबर आर्मी के थे, और एक पर्सन उनमें से ब्रिगेडियर था। ठीक है, आप यूपीएससी में जाओगे ना इंटरव्यू में, सेम ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एक्स सिविल सर्वेंट, तो मतलब मान लो कि जो आपके बोर्ड का, देखो एक होता है यूपीएससी के चेयरमैन, आपको जो बोर्ड एलोकेट होगा ना, कि जैसे कोठारी मैम का बोर्ड है, रजनीश सर का बोर्ड है, क्या कहते हैं, शर्मा सर का बोर्ड है, और जो सेन मैम है उनका बोर्ड है। तो उसमें क्या होगा, वो जो बोर्ड जिनका होगा, जिनके नाम पे बोला जा रहा है कि कोठारी सर का बोर्ड है, इन सर का बोर्ड है, उन मैम का बोर्ड है, ठीक है, तो सुष्मिता मैम का बोर्ड है, तो वो तो होंगे चेयरमैन, उस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। तो वो जनरली सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, रिटायर्ड होते हैं मतलब। बाकी जो उनके साथ होंगे, हो सकता है उनके अलावा कोई सिविल सर्वेंट ना हो, वो आर्मी एयरफोर्स के ऑफिसर हो, उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट हो, कोई प्राइवेट पर्सन हो। वो अपना बोर्ड क्या होता है, मतलब मान लो कि मैं ना 5 लोगों को जीवन भर साथ लेकर चलता हूं यूपीएससी का इंटरव्यू करवाने के लिए, तो वो मेरा बोर्ड होता है कि मतलब ये मेरे 2 आर्म इस तरफ, 2 आर्म उस तरफ, बीच में मैं 5 लोगों के मेंबर को साथ लेकर चलता हूं हर जगह। चाहे आप एमपी का इंटरव्यू दे लो, चाहे आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे लो, चाहे किसी भी स्टेट पीएससी का, ज्वाइंट पीएससी का इंटरव्यू दे लो, उधर ऐसे ही होगा। तो उसके बेसिस पर ना कई लोग अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, अरे यार ये वाला बोर्ड तो मार्क्स ही नहीं देता, इनके अंदर ऐसा वो तरीका है इनका पूछने का नेचर, ये सब बेकार की बातें होती हैं। आपको अपना बोर्ड ना पहले ही पता लग जाता है कि कौन सा बोर्ड आपका इंटरव्यू लेने वाला है। अब कई लोग क्या करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदारों से पता लगवाते हैं, पापा मम्मी की आपकी जान पहचान होती है नेताओं से, तो पता लगवाते हैं कैसे हैं क्या नहीं है। कई लोग सोचते हैं उनकी अप्रोच लग जाए, उन तक बात पहुंच जाए, लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता कि आप किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपको उस टाइम पर इंटरव्यू में ना ऑन द स्पॉट प्ले करना होता है। कोई क्या बताकर आपको भेज रहा है, क्या नहीं बताकर भेज रहा है, आप इसको ऐसा मान लो ना, स्कूल के अंदर आप जैसे स्कूल कैप्टन के लिए या फिर
हेड बॉय हेड गर्ल के लिए आपने कभी इंटरव्यू दे रखा हो, तो कोई आपको कितना भी पेपर करवा ले कि आप जैसे पूछ रहे हो, बताइए जरा क्या पूछ रहे हैं वो, तो उससे मैम ने क्या पूछा, प्रिंसिपल मैम क्या पूछ रही है उधर, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता उनका, क्योंकि आपका इंटरव्यू बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन पे जाता है। और जिसने जो बताया भी होता है आपका उस टाइम पर कोल्ड ब्लड होता है, ठंडा खून, ठंडे हाथ पड़े होते हैं आपके। तो ऑब्वियसली बात, आप घबरा कर सारी बातें सबकी भूल कर आप थोड़ी सी जबान को लड़खड़ाते हुए मतलब आंसर दे रहे होते हो, क्योंकि बस वही है ना कि आपको वो पोस्ट चाहिए होती है। तो ये चीज़ समझ गए आई होप आप लोग कि जो 50% जो मेंबर्स होंगे वो तो होंगे कि ऐसे लोग जो कि सरकारी अधिकारी जो केंद्र सरकार के अंदर या राज्य सरकार के अंदर काम कर चुके हो। तो बाकी 50% कौन, इसलिए मैं इतने लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा था। वो बाकी 50% जो हो सकते हैं वो हो सकता है कि आर्मी ऑफिसर्स हो, एयरफोर्स ऑफिसर्स हो, नेवी कमांडर्स हो, ठीक है, कोई भी वो पर्सन हो। अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, होता हो नहीं सकता, होता भी है, सीनियर प्रोफेसर हो किसी यूनिवर्सिटी के। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हिंदू कॉलेज के मेरे दो जो सीनियर, 8वां सीनियर जो एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थे, वो मेंस का पेपर चेक करने जाते थे, है ना, अपने करियर में, वो भी हो सकते हैं। तो वो भी यूपीएससी के वो मेंबर हैं। अभी जैसे हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, पापा के दूर के दोस्त हैं, तो वो अभी यूपीएससी में जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं वो मेंस का पेपर सेट करते हैं या फिर वो इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं, दूर के हैं बहुत रिश्ता, तो वो अभी उसमें क्या कहते हैं यूपीएससी में लगे हुए हैं। सिमिलरली करोल बाग के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट इसी बात की तरफ फेमस हो गया था कि जिस पर्सन ने वो इंस्टीट्यूट खोला था वो एक्स यूपीएससी चेयरमैन रह चुके थे। अब लोग बड़े खुश, यार ये तो जानते होंगे अंदर क्या चलता है, कैसा पेपर आने वाला है, हम चलते हैं वो चलते हैं। लोगों ने ट्रस्ट करके भर भर के एडमिशन लिया और उस पर्सन ने अरबों खरबों कमाए वहां पर करोल बाग में। और यूपीएससी पागल नहीं होता, ठीक है, कि आप जो है आपको पेपर पता हो या फिर जो है अगले साल भी अगर आप एक रिटायर्ड चेयरमैन रह चुके हो तो आपको पता होगा, पैटर्न पता होगा, सब कुछ पता होगा। उनके इंस्टीट्यूट से पढ़ाया हुआ 3 साल तक लोगों ने ट्रस्ट करा, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसा और अल्टीमेटली उस इंस्टीट्यूट को बंद होना पड़ा। ये अच्छी चीज भी है, ये अच्छी चीज भी है कि यूपीएससी कितना ज्यादा इस चीज में ट्रांसपेरेंट है ना, कि वो नहीं करने देता, किसी को भी एडवांटेज नहीं उठाने देता। स्टेट पीएससी में लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप 60 करोड़ 50 करोड़ रखवा दो, इतने इतने लाख रुपए रखवा दो, तो इंटरव्यू के टाइम पर वो जो है आपको पोस्ट एलोकेट कर देते हैं। बहुत बार ऐसा गफलेबाजी धांधलेबाजी अलग अलग स्टेट पीएससी में देखी जाती है। यूपीएससी में अभी तक ऐसा कोई आरोप लगा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन। कंडीशन ऑफ सर्विस मतलब क्या, कौन सी फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इम्यूनिटीज क्या होंगी, प्रिविलेजेस क्या होंगी, सैलरीज क्या होंगी। तो ये प्रेसिडेंट को बोला गया कि यू कैन डिटरमाइन, ठीक है। तो चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के, दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। इलेक्शन कमीशन भी यही है। और यहां पर जो कंडीशन ऑफ सर्विस या जो प्रिविलेजेस हैं, संविधान ने प्रेसिडेंट को जो है पावर दे रखी है, ये यूपीएससी के केस में, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में भी दे रखी है। यूपीएससी के मेंबर्स 6 साल तक अपने ऑफिस को होल्ड करके रख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी ऐसे ही है। 65 years ऑफ यहां पर है ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, सेम कंडीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है। मैं पैरेलल इसलिए ड्रॉ करवा रहा हूं ताकि आपको भी रिवीजन करने में और वो टेबल बनाने में आसानी रहे, ठीक है। लेकिन दे कैन रिलिंक्विश, मतलब दे कैन रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिसेज एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। They can also be removed before the expiry of their term by the president in the manner as provided in the constitution. Same चीज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं वहां पर, वो भी अपने रेजिग्नेशन पहले दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरमैन इन द फॉलोइंग टू सर्कमस्टांसेस। कीवर्ड क्या है यहां पर, चेयरमैन नहीं, acting chairman, when the office of the chairman falls vacant, when the office of the chairman falls vacant, या फिर when the chairman is unable to perform his functions due to absence or some other reason, when the chairman is unable to perform his function due to absence or some other reason। जो acting chairman होता है, he functions till a person appointed as the chairman enters on the duties of the office or till the chairman is unable to resume his duties,
ठीक है, वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो मर गया कुछ टाइम के लिए, कुछ भी है, तो यार वो साइकिल हर्ट नहीं होनी चाहिए ना यूपीएससी की। यूपीएससी सिर्फ आपके सीएससी के पेपर ऑर्गेनाइज नहीं करवाता है, ओके। यूपीएससी के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यूपीएससी सारे पेपर कंडक्ट करवाता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, सीआईएसएफ, एनडीए, एनए, सीडीएस, सिविल सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईईएस, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये तो चलो मेंस है, वही है, एसओ, स्टेनो, जीडीबी, जीडीआई, एलडीसी, ये सारे एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। हम तो सिर्फ इसी को देखते हैं ना, हम तो लालची इंसान है, हमें तो सिर्फ यही चाहिए होता है, ठीक है। एंड दिस इज योर करो या मरो वाला दिन, ठीक है। तो फिर यहां पढ़ रहे थे कॉम्पोजिशन यूपीएससी की, ठीक है। ये इतने समझ में आया आपको? एक्टिंग चेयरमैन वाला केस और बाकी सारे केसेस यहां पर समझ में आए? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, एसपीएससी। एसपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, एंड अदर मेंबर्स। कीवर्ड क्या है? दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि अगर मैं बात करूं पंजाब पीएससी की, तो उसके चेयरमैन को और दूसरे मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा? कहां का राज्यपाल? पंजाब का राज्यपाल, और कहीं का गवर्नर नहीं, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। डब्ल्यूबीसीएस की बात करूं, किसका राज्यपाल? वेस्ट बंगाल का। प्रेसिडेंट का कुछ लेना देना है यहां पर? जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज नॉट स्पेसिफाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन बट हैज लेफ्ट द मैटर टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर। यूपीएससी के केस में किसके पास है डिस्क्रिप्शन कि यूपीएससी में कितने मेंबर्स होंगे, कितने नहीं होंगे? प्रेसिडेंट। यूपीएससी में यूजुअली कितने मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन? 9 to 11। कहां गया नंबर? हाँ, ये 9 to 11। Further, no qualification are prescribed for the commission's membership except that 1/2, 50% of the members of the commission should be such persons who have held office for at least 10 years, either under the government of India और under the government of the state। यानी कि दोनों के केस में ये चीज है कि आप यूपीएससी के मेंबर तब भी बन सकते हो अगर आपने राज्य सरकार के अंदर, अगर आप सरकारी अधिकारी रह चुके हो, तो यहां पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के आप मेंबर बन सकते हो अगर आप केंद्र सरकार के अंदर भी सरकारी अफसर रह चुके हो तो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, और यहां पर बाकी 50% मेंबर्स कौन होंगे? वो आर्मी बोर्ड के मेंबर्स हो सकते हैं, है ना, डिफेंस स्टाफ के मेंबर्स हो सकते हैं, सीनियर लेक्चरर्स हो सकते हैं, किसी कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना। ऑप्शनल का पेपर ना जर्नली जो श्रेया एमफिल और पीएचडी के जो पेपर चेक करते हैं ना यूनिवर्सिटीज में, उनको बुलाया जाता है यूपीएससी में, जिनका बड़ा नाम होता है। इसलिए ऑप्शनल ना किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोर में बात करने जाता है, और ऑप्शन शर्माता भी नहीं है कुछ भी चीज पूछने से पहले। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पर आप इन सारे क्वेश्चंस को देखो जरा, आप इसको देखो जो अभी तक आप कर चुके हो, जो जिसके बारे में आप जानते हो। ये सिर्फ आपके ओपिनियन जानना चाहता है। पेपर देखो कितना सिंपल है ये ऑप्शनल का। इसके अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा आती है पेपर 1 के अंदर, ये देखो, और मतलब एशियन मेडिवल मॉडर्न ये सारी आती है, मॉडर्न काफी ज्यादा आती है। इसको देखो, बुद्धिस्ट थॉट ऑन धम्म फैसिलिटेट्स द इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, एक्सप्लेन।
बुद्धा गण और संघ का पार्ट थे कि नहीं थे? बड़े सारे महाजनपद के रूलर्स इनसे पॉलिटिकल सलाह लेने आते थे कि नहीं आते थे? बताओ। धम्म की जो पॉलिसी है उससे पॉलिटिकल एक्शन कैसे डिटरमाइन होता है? हाउ डज धम्म पॉलिसी ऑफ धम्म रिजल्ट्स इन द इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, वो हमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने औरोबिंदो घोष के बारे में जाना। श्री औरोबिंदो आइडियाज ऑफ स्वराज, अभी हमारा स्वराज मूवमेंट अभी आएगा आगे चलकर। इट हैज डीप सिग्निफिकेंस इन द इंडियन सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री एनालाइज। उसके बाद कमेंट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स वो करके ईच। इम्प्रिंट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की झलक छाप हमारे भारत के संविधान के ऊपर कितनी पड़ी? सत्याग्रह एंड इंडियन नेशनलिज्म, नेशनल कमिटी ऑन माइनॉरिटीज। अच्छा वो 7th एडिशन में आपके, ठीक है कोई नहीं। उसके बाद आप ये देखो, डिस्कस द मेजर प्रोविजंस ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट। डू यू थिंक दैट द एक्ट रिमेन्स एन अनफुलफिल्ड ड्रीम? आर्ग्यू योर केस। The main goal of fundamental duties in the Indian Constitution is to generate civic responsibility among the citizens. Explain. Do you agree that over the years Supreme Court has become a forum for policy evolution? Justify your answer. Discuss the structure and function of the United Nations Security Council, International Court of Justice. मतलब ये काइंड ऑफ ऐसी चीज है कि आपको मतलब जो आप पढ़ के जा रहे हो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, कोई एनालिसिस नहीं है। आपके पास एक ब्लैंक फील्ड है जहां पर आपको अच्छे से अपने आइडियाज को पोर्ट्रे करना है। अब देखो वो कह रहा है व्हाट आर द एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट। अगर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन करनी है तो बाहर के कौन कौन से माहौल को हमें देखना पड़ता है। अब जैसे इंडिया इस टाइम पर एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा हुआ है ना, कि इसराइल को सपोर्ट करके पैलेस्टीन को, एक को सपोर्ट करा तो दूसरी पार्टी चट जाएगी। खड़ा हुआ है ना क्रॉस रोड पे। तो यहां पर एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स काम आएंगे कि नहीं आएंगे? उसके बाद एक क्वेश्चन याद है, श्रेय करंट अफेयर करा था लैटिन अमेरिका के अंदर इंडिया के इंटरेस्ट। मैंने अफ्रीका की बात भी बताई थी आपको। तो ये देखो, डिस्कस द मेजर ड्राइवर्स ऑफ इंडिया इंटरेस्ट इन अफ्रीका। मैंने लुक ईस्ट लुक वेस्ट की पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा बताया था। अफगानिस्तान में बताया था कि जब से तालिबान आए हैं तब से इंडिया का सिलसिला वहां पर कैसा चल रहा है। इजी है ये एस्पेक्ट काफी ज्यादा, प्रिपरेशन बस कोर होनी चाहिए। खैर छोड़ो, हम वापस आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हाँ, जो मैं आपको ये बात बता रहा था टॉपिक, मतलब मैं वहां तक ऐसे चला गया कि ऑप्शनल के जो पेपर्स होते हैं ना, वो पीएचडी लेवल या फिर एमफिल लेवल तक के जो प्रोफेसर होते हैं वो उनके दायरे के अंदर होते हैं। बिकॉज आईआर, ये सारे जितने एस्पेक्ट्स मैंने आपको क्वेश्चन दिखा रहा था पीएसआईआर से, ये सारे इश्यूज तो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ते हैं, जो कि जीएस पेपर 2 के बच्चों को पढ़ने पड़ते हैं वहां पर। लेकिन हमारी आंसर राइटिंग स्टाइल थोड़ी सी जो है वो अलग हो जाती है ऑप्शन में। हमें पॉलिटिकल थ्योरीज का सारा लेना पड़ता है अपनी बात को कहने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथराइजेज द गवर्नर टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। जो चेयरमैन और जो मेंबर्स है स्टेट पीएससी के, दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 years। व्हाट इज द केस? यहां पर है 62 years, विच एवर इज अर्लियर। इन केस ऑफ यूपीएससी द एज लिमिट इज 65 years। इलेक्शन कमीशन के केस में 65। ओरिजिनली एसपीएससी के केस में इट वाज 60 years, बट थ्रू 41st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इट वाज रेज्ड टू 62 years।
41st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 किसके कार्यकाल में आया था अमेंडमेंट एक्ट? इंदिरा गांधी. It raised the retirement age of members of State Public Service Commission, also Joint State Public Service Commission, from 62 years. और अभी कितनी करंटली? 62. However, they can relinquish, they can resign from their offices at any time by addressing their रेजिग्नेशन टू द गवर्नर. और यूपीएससी के मेंबर्स और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन वगैरह हैं, वो किसको देते हैं अपना रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट को बोल के, है ना. उसके बाद यहां ये किसको दे रहे हैं? गवर्नर को. गवर्नर जो है, he or she can appoint one of the members of SPSC as an acting chairman in the following two circumstances. सेम वो यूपीएससी वाला केस. When the office of the chairman falls vacant, or when the chairman is unable to perform his functions due to absence or some other reason. हनीमून पर गया हुआ है, कोई बीमारी लग गई, मौत की कगार पर है, ठीक है. Acting chairman functions till the person appointed as the chairman enters on the duties of the office, or till the new chairman is able to resume his duties. और ये वाला जो प्रोविजन है ना, गवर्नर जो है, he can appoint one of the members of SPSC as an acting chairman in the following two circumstances. It was added by 15th Amendment Act of 1963. 15th Amendment Act of 1963. यूपीएससी के केस में it was added again by 15th Amendment Act of 1963. तो हम एक बार इसको देखते हैं जरा 15th Amendment Act को. Fifteenth Amendment Act of 1963. It enabled the High Court to issue writs to any person or authority, even outside its territorial jurisdiction, if the cause of the action arise within its territorial limits. यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है कर्नाटक के पर्सन के लिए अगर वो केस रिलेटेड है बॉम्बे से, राइट? यही मतलब है इसका. It increased the retirement age of High Court judge from 60 to 62 years. It provided for the appointment of retired judges of the High Court as acting judges of the same court. It provided for the compensatory allowance to judge who are transferred from one High Court to another High Court. It enabled the retired High Court of a judge, retired judge of a High Court to act as ad hoc judge of the Supreme Court. It provided for the procedure for determining the age of Supreme Court and High Court judges. फिफ्टींथ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये और भी प्रोविजंस थी, ठीक है, 1963 के अंदर. इसके अलावा अब जैसे अभी आपने देखा, ये देखो 15th अमेंडमेंट एक्ट है, ये क्या बोल रहे हैं आपसे? इट वॉज एडेड बाय 15th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963. किस बात के ऊपर? अगर हम यहाँ चले कि प्रेसिडेंट या जो गवर्नर है, दे कैन अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी एज एक्टिंग चेयरमैन. यहां पर लेकिन कुछ भी ऐसा बोला गया कि आपको ये आपको इसलिए वैल्यूडेशन करनी है वहां पर, इसलिए मैं पीछे से बार बार आपको हर चैप्टर के अंदर ना एक्ट्स दिखाते चल रहा हूं, अमेंडमेंट एक्ट्स. ये देखो है ना 15th अमेंडमेंट एक्ट. तो यहां पर आपको सतर्क रहना है थोड़ा सा, है ना, हर चीज के ऊपर. अब आप फटाफट क्या कर सकते हो कि वहां पर पीछे जाकर ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ये, या फिर यहाँ पर ये लिख सकते हो कि सी अदर प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन विच आर गिवन इन 15th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963. ये कॉम्पोजिशन क्लियर हुआ आपको स्टेट पीएससी का और यूपीएससी का? कोई दिक्कत? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उनको रिमूव कैसे करा जाता है. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.